कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत हासिल करते हुए जबरदस्त वापसी की है। वैसे तो इस चुनाव में कांग्रेस की जीत के कई फैक्टर्स अहम रहे, जिसमें माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर लोकल मुद्दों पर फोकस रखना शामिल है। लेकिन कांग्रेस की जीत का मुख्य किरदार वो शख्स रहा जो 2018 में बीजेपी की तरफ था, यानी कि सुनील कानुगोलू। कानुगोलू ने ही अपनी खास रणनीति से कांग्रेस को दक्षिण का ये अहम किला फतेह करने में मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कांग्रेस नेता ने बताया है कि पिछले 8 महीने में 5 सर्वे किए गए थे। इन सर्वे को सुनील कानुगोलू की टीम ने अंजाम दिया। कुछ सीटों को छोड़कर प्रत्याशियों का चयन इसी सर्वे के आधार पर किया गया। सर्वे में करीब 70 सीटों का चयन किया गया था। फिर देश भर से बुलाए गए कांग्रेस ऑब्जर्वर्स को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने सुनील कानुगोलू को पिछले साल मई में 2024 के लिए कांग्रेस की चुनावी टास्क फोर्स का सदस्य बनाया था। इस टीम में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं। वहीं सुनील कानुगोलू की बात करें तो वो अमित शाह और प्रशांत किशोर जैसी शख्सियतों के साथ भी काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद कानुगोलू ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। बतौर चुनावी रणनीतिकार कानुगोलू के हिस्से अहम सफलता तब आई जब 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का कैंपेन नमक्कू नामे चलाया। हालांकि डीएमके इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन स्टालिन की इमेज जरूर चमक गई। तमिलनाडु में कार्यकाल खत्म होने के बाद कानुगोलू ने फरवरी 2018 तक दिल्ली में अमित शाह के साथ काम किया। यहाँ उन्होंने करीब 300 लोगों की टीम के साथ बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में जीत की रणनीति तैयार की। सुनील कानुगोलू के कांग्रेस के रणनीतिकार के तौर पर जुड़ने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कांग्रेस में सुनील के आने का रास्ता प्रशांत किशोर के इनकार के बाद बना। खास बात यह है कि सुनील कानुगोलू साल 2014 में प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी दोनों की राह अलग हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कानुगोलू चुनावी रणनीतिकार के तौर पर एक बार फिर डीएमके के कैंप में लौटे। इस बार उन्होंने यूपीए को प्रदेश की 39 संसदीय सीटों में से 38 को जीतने में मदद की। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले जब स्टालिन ने प्रशांत किशोर का रुख किया तो सुनील फिर डीएमके से अलग हो गए। इसके बाद वो पहुंचे एआईएडीएमके के खेमे में। हालांकि वो उन्हें सत्ता में वापसी नहीं करा सके। इसी साल कांग्रेस ने सुनील कानुगोलू की कंपनी माइंड शेयर एनालिटिक्स को कर्नाटक के लिए हायर किया। यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मीटिंग हुई और अब नतीजा सबके सामने है। हालांकि सुनील कानुगोलू के बारे में कहा जाता है कि वो काफी सीक्रेटली अपना काम करते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। न ही वो प्रशांत किशोर की तरह कोई बड़ा नाम है। इतना ही नहीं, सुनील और प्रशांत दोनों के काम करने का तरीका भी काफी अलग बताया जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भी उत्साहित है। बीते रोज एनसीपी चीफ शरद पवार के मुंबई स्थित आवास पर एमवीए नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि देश में मोदी लहर खत्म हो गई है, अब हमारी बारी है। देश में अब हमारी लहर आने वाली है। संजय राउत ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने पूरे देश में पार्टी के लिए एक दरवाजा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि तानाशाही हार गई है। हम कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देते हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि जहां तक बजरंगबली की बात है तो उन्होंने चुनाव में निश्चित रूप से हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ प्रचार किया और कांग्रेस जीत गई। इससे पता चलता है कि बजरंगबली बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ थे। संजय राउत ने अमित शाह के कांग्रेस को रिवर्स गियर सरकार बताने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है तो दंगे होंगे, लेकिन जीत के बाद कर्नाटक पूरी तरह से शांत है और जश्न मनाया जा रहा है। क्या देश के गृह मंत्री धमकियां दे रहे हैं? वहीं एमवीए की बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि एमवीए में आंतरिक रूप से कोई कलह नहीं है। वर्तमान महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट है और हार जाएगी। सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वहीं एमवीए नेताओं की बैठक के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना है। इससे पता चलता है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ है। महाराष्ट्र में भी भ्रष्ट सरकार है, इसलिए आने वाले चुनाव में हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। जो भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा, हम उसे पुणे में होने वाली अपनी वज्रमूठ रैली में मदद करेंगे।
मुंबई अंधेरी ईस्ट में भाजपा के नेता मुरजी पटेल द्वारा हैंजन नगर रहीवासियों को डस्टबिन वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का माल जनता तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है और वह इसे बखूबी अंजाम देते रहेंगे। इस मौके पर हैंजन नगर फेडरेशन के सेक्रेटरी कादर भाई, इम्तियाज देशमुख, इमरान उर्फ पप्पू व अल फोकस फाउंडेशन के चेयरमैन M.A. माजिद सिद्दीकी भी उपस्थित थे। हैंजन नगर वासियों ने मुरजी पटेल का जोश और उल्लास के साथ स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को भी एकजुट करने में कामयाबी हासिल की है और इसकी झलक नतीजों में साफ दिखती है। दरअसल इस चुनाव में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और ये सभी कांग्रेसी हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में सफल रही है। कर्नाटक में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 13% है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने का वादा किया था, जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस को इसका फायदा मिल गया। बता दें कि कांग्रेस ने इस चुनाव में 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 9 ने जीत हासिल की। वहीं जेडीएस ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी कि AIMIM ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे कुल वोटों का केवल 0.02% हासिल हुआ। PFI के राजनीतिक संगठन SDPI का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ, क्योंकि उसके 16 उम्मीदवारों में से कोई भी खाता नहीं खोल सका। अब जिन मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव जीता है, उनका नाम भी जान लीजिए। तो पहले है रहीम खान, जिन्होंने बीदर से 10,659 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं मैंगलोर से यूटी खादर फरीद ने 22,977 मतों से जीत हासिल की। मैसूर के नरसिम्हा राजा से तनवीर सैद ने 31,091 मतों से जीत दर्ज की। वहीं बेलगावी उत्तर से आसिफ राजू सैद ने 4,551 मतों से जीत दर्ज की। शिवाजी नगर से रिजवान अरशद ने 23,198 मतों से जीत दर्ज की। इसके अलावा चामराजपेट से BZ अजीम अहमद खान ने 53,983 मतों से जीत दर्ज की। रामनगरम में HA इकबाल हुसैन ने 10,846 मतों से जीत दर्ज की है। शांतिनगर से NA हारिस ने 7,070 मतों से जीत दर्ज की। वहीं गुलबर्गा उत्तर से कनीस फातिमा ने 2,979 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बता दें कि गुलबर्गा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक फातिमा कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारी गई एकमात्र मुस्लिम महिला उम्मीदवार थी, जिन्होंने जीत दर्ज की। वहीं चुने गए 9 मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल 2 आरिफ राजू सैद और इकबाल हुसैन फिर से निर्वाचित हुए, बाकी 7 पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे। दक्षिण भारत में विस्तार करने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। कर्नाटक के नतीजों में आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में कई विधानसभा चुनाव लड़े हैं। पिछले साल हुए गुजरात चुनाव में पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। इससे पूरी पार्टी उत्साह में थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। पार्टी ने कुल 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 208 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसके जरिए वो दक्षिण में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती थी। पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त, वेलफेयर स्कीम, शिक्षा आदि के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा और जनता से कई वादे भी किए। पार्टी को सिर्फ 2.25 लाख ही वोट मिल पाए, जबकि पार्टी का दावा है कि उनके 2 लाख कार्यकर्ता कर्नाटक में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 208 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में से सिर्फ 72 ही 1000 या उससे ज्यादा वोट हासिल कर सके। आम आदमी पार्टी का कर्नाटक में वोट शेयर 0.58% ही रहा। ये नोटा को राज्य में मिले 0.69% से भी कम था। साल 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक चुनाव लड़ा था और 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। तब पार्टी को 20,000 से कुछ ही ज्यादा वोट मिले थे। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की है। उधर बीजेपी और जेडीएस दोनों की सीटें कम हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और जुडिशरी के बारे में टिप्पणी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। ये याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। वकीलों के संगठन ने बम्बई हाईकोर्ट के 9 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उस याचिका को खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के मुताबिक बीएलए की अपील न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बीएलए ने दावा किया था कि रिजिजू और धनखड़ ने अपनी टिप्पणी और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई है। बीएलए ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में और रिजिजू को केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था। एक अपील में वकीलों के संगठन ने कहा कि उपराष्ट्रपति और मंत्री द्वारा न केवल न्यायपालिका बल्कि संविधान पर हमले ने सार्वजनिक रूप से उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को घटाया है। रिजिजू ने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्पष्ट और अपारदर्शी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती केस के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था, जिसने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। धनखड़ ने कहा था कि फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है और अगर कोई प्राधिकार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को सार्वजनिक रूप से उनके कथन और आचरण के लिए क्रमशः उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के आचरण ने उच्चतम न्यायालय और संविधान में जनता के विश्वास को हिला दिया है। दायर याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री ने शपथ ली है कि वे संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे। याचिका में कहा गया हालांकि उनके आचरण ने भारत के संविधान में विश्वास की कमी को दिखाया है। याचिका में इसके साथ ही कहा गया कि दोनों ने न्यायपालिका विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। बीएलए ने कुछ कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति और मंत्री के दिए गए बयानों का हवाला दिया। बता दें हाईकोर्ट ने 9 फरवरी को इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है।